टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये कुछ 11 एंड 12 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो दीज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं और ये जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इन सब को कलेक्टिवली दे आर नोन एज गैप, GAAP गैप। इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप। सो प्लीज रिमेंबर दिस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हुए चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम्स में ये टर्म्स देखे होंगे, अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सो ये सारे क्या हैं, इन सबको आपको क्लियरली बता दें। अकाउंटिंग एजम्पशंस जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उन्हीं में से कुछ जो है वो अकाउंटिंग एजम्पशंस है। और अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये सब एक ही है। तो अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब ये होता है एक फर्म को स्टार्ट करने से पहले हम ये सोच के चलेंगे कि ये कुछ चीजें जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक चीजें तो होंगी ही उस फर्म में, तो वो हो जाएंगे अकाउंटिंग एजम्पशंस। यस, अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, लेकिन कुछ अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं उनको अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, देयर आर 4 टर्म्स जिसमें से अकाउंटिंग एजम्पशंस कुछ 3 सेट्स होते हैं उनको हम बताएंगे, और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दीज ऑल आर सेम। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग एजम्पशन ही पढ़ लेते हैं। इसको याद करने के लिए हमने आप लोग के लिए एक निमोनिक, छोटी सी निमोनिक बना दिया है। क्या है इसमें, A, B एंड C। ए से आपका आ जाएगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट बी से आ जाएगा आपका बिजनेस कंटिन्यूटी, या आप इसको बोल सकते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सी से आपका आएगा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो हर एक बिजनेस में हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां पर ये तीनों चीजें ऑलरेडी फॉलो अप हो ही रही होंगी। जैसे एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मीनिंग हम समझाएंगे, तो वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट उसमें ऑलरेडी फॉलो हो रहा होगा। गोइंग कंसर्न मतलब जब फर्म को स्टार्ट किया गया है तो उसका मेन मोटिव ही होना चाहिए कि वो लॉन्गर पीरियड तक की चलेगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली कुछ जो अकाउंटिंग रूल्स है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनको हम लोग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसको वही फॉलो करते रहेंगे। तो ये हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन हम लोग एजम्पशंस, तीनों एजम्पशंस कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद वन बाय वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी कवर करेंगे। पहले फर्स्ट हमारा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट सिंपली ये आपको कहता है कि यहाँ पर फर्म ट्रांजेक्शन्स को तब रिकॉर्ड करती है जब वो इनकर होती है। मतलब जैसे अगर सेल्स हो रहा है तो सेल्स जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ है उस दिन हम सेल्स लिखेंगे, ना कि तब जब हमें उसका पेमेंट रिसीव हो रहा है। जैसे आज कोई सेल्स ट्रांजेक्शन हुआ और उस सेल्स का पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद हम सेल्स की ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे, वो आज के दिन ही लिखी जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज एक फर्म को किसी चीज का रेंट पेमेंट करना पड़ता है और वो हमेशा 5th ऑफ एवरी मंथ पेमेंट कर देती है, लेकिन अभी उसके पास उतनी प्रॉफिट है नहीं कि वो उसको 5th ऑफ एवरी मंथ पेमेंट कर पाए, इसीलिए उसने उसको 15th या 10th को पेमेंट किया। लेकिन वो ट्रांजेक्शन को लिखा कब जाएगा, जिस दिन उसको पेमेंट करना था। जब भी वो एक्सपेंस इनकर हुई है उस दिन हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब हमने पेमेंट करना है। तो आई होप अब आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिजनेस कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग कह सकते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका यही मतलब है कि हर एक बिजनेस का यही मोटिव होता है कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के लिए रन करेगा। हर एक फर्म ये चाहती है कि वो लंबे समय तक वो बिजनेस रन करना चाहता है। कोई भी फर्म को इसलिए स्टार्ट नहीं किया जाता है कि हम कुछ सालों के बाद लिक्विडेट हो जाएंगे या कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव करना। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी जैसे कि मीनिंग से समझ में आ रहा है, कंटिन्यू, कंसिस्टेंट होना। मतलब कोई भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किए या कोई भी अकाउंटिंग रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर उसी चीज को आप फॉलो करते रहिए। बार बार अपने मेथड्स में चेंजेस मत करिए। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर आप डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, ऐसे ही बहुत से मेथड हैं। अगर आपकी फर्म स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करती है तो वो ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यूअस पीरियड में स्ट्रेट लाइन फॉलो ही करे। ऐसा ना हो कि सपोज उसने 2 इयर्स स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट किया, फिर उसने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड स्टार्ट किया, 5 इयर्स रिटर्न डाउन वैल्यू स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर से वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे आ गई।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। अगर वो मेथड वो फॉलो कर रही है तो वो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करे। हाँ, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रही है और उसको अपने हिसाब से उसको मेथड को चेंज करना है, देन दे कैन चेंज, बट फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं करना। अच्छा, वेट, आपको एक न्यूज देनी है कि इससे रिलेटेड जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले तो यही आ जाता है कि जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें से अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, तो आपको याद हो गए होंगे ए, बी एंड सी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि सीक्वेंस क्या है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। आपको पर्टिकुलरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, इन डेप्थ मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप फाइंड आउट कर सके स्टेटमेंट पढ़ के कि यहाँ पर ये चीज, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है। तो उसके लिए हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी आप जा करके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर लीजिए और इससे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज हम एज अ एमसीक्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं। तो अब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनमें से 3 तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जो कि अकाउंटिंग एजम्पशंस थे, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का सिंपली मीनिंग यही रहता है, देयर इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ ओनर एंड अ कंपनी और अ फर्म। तो जो बिजनेस है, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों डिफरेंट पर्सन है, सेम पर्सन नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर एक बिजनेस ओनर है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ने कोई कार परचेज की या कोई एसी परचेज किया अपने घर के लिए, नॉट फॉर द ऑफिस पर्पस, तो वो सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको कभी भी हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शंस में नहीं लिखते या बिजनेस की बुक्स में कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसकी वो पर्सनल लाइफ है। सो यहाँ से हम लोग क्लियरली एज्यूम कर सकते हैं कि जो वो ओनर है, दैट ओनर इज डिफरेंट पर्सन एंड फर्म एंड द बिजनेस इज डिफरेंट। सो ये हो गया बिजनेस। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का सिंपली मीनिंग यही है, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीजें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आएगा। इसमें ऐसी बहुत सारी क्रिटिसिजम्स हैं, जैसे कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस को उसमें नहीं लिखा जाता। जैसे कि अगर आपकी फर्म अच्छे से रन नहीं कर रही थी, जिसके लिए हमने एक न्यू चेयरमैन को अपॉइंट किया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट क्या इसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो इसीलिए इस टाइप के ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, वो सब को हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो ये हो जाएगा हमारा मनी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग पीरियोडिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसका सिंपली मीनिंग यही रहता है, जैसे कि नाम लिखा है उसमें, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे कि हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या बिजनेस कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट इससे पढ़ रहे हैं कि वो फर्म जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रन करने वाली है, लेकिन अब वो लॉन्गर पीरियड तक रन तो करेगी, लेकिन हम उसकी परफॉर्मेंस को जज कैसे करेंगे? हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे जज करेंगे कि फर्म सही काम कर रही है कि नहीं, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? ये सब को जज करने के लिए हम उस फर्म की जो लॉन्गर पीरियड ऑफ जो टर्म पीरियड है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वन ईयर का, जनरली 1 ईयर का हम उसको एक टाइम गैप देते हैं, और उस ईयर के जो गैप रहता है उसमें हम फर्म की परफॉर्मेंस को जज करते हैं थ्रू वेरियस मेथड। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनाते हैं। ये हर ईयर के एंड में बनती है। अच्छा, कब बनती है? कमेंट में आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्योंकि हमें पता है, हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम सबको पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर तो सबको पता होता है कि फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली ये बताता है, सपोज एक अकाउंटिंग पीरियड में हमारा कोई प्रॉफिट हुआ और उसी से ही रिलेटेड, सेम चीज से ही रिलेटेड कुछ एक्सपेंस हुआ, तो अब हम एक्सपेंस और इनकम दोनों को नहीं लिखेंगे। तो उसमें से अब हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम है उनको आपस में ही सॉर्ट आउट करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी रेवेन्यू या जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम लोग बुक्स में लिखेंगे। तो इसका सिंपली मीनिंग यही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है एक ही चीज से रिलेटेड अगर उसकी इनकम और एक्सपेंस दोनों है तो हम उसको आपस में सॉल्व करके फिर उसके बाद हम बुक्स में लिखेंगे। तो ये हो गया मैचिंग कॉन्सेप्ट।
अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। आपके लिए प्रैक्टिस में लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चंस हमने दिए हैं जिससे आप अपनी इस नॉलेज को जज कर सकते हैं कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप वो जो प्रैक्टिस सेट जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है वो जाकर ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपकी इस नॉलेज को और इन्हेंस करेगा। और ये क्वेश्चन जो है ये कोई इजी क्वेश्चंस नहीं है, ये जनरली हमने वही सारे जो भी हमारे पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, KVS में, NVS में, DSSB में और नेट के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारे पास एग्जाम्स के पेपर्स हैं, उन सब से वो कलेक्ट करके हमने वो आपके लिए MCQs प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो आप जा करके उनको जरूर देख सकते हैं क्योंकि दे आर रियली वैल्यूएबल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये जो आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसका सिंपली मीनिंग यही है, जो भी फर्म में बैलेंस शीट के टाइम पर जब भी हमने कोई भी एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हमने उसको एक्वायर किया है, जब हमने उसको परचेज किया है, उस टाइम पर उसकी क्या प्राइस थी, जो हमने पेमेंट की थी, वही कॉस्ट को हम इसमें एज अ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आपने कोई लैंड परचेज की या आपने कोई मशीनरी परचेज की, आज उसको आप परचेज कर रहे हो तो उसको आपको 1 लाख रुपीज में मिली, तो आप अपने बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट्स में आप 1 लाख रुपीज की मशीनरी ही लिखेंगे। ये नहीं कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में उसकी वैल्यू गिर कर 50,000 हो गई है तो अब आप अपनी बैलेंस शीट में 50,000 लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिस टाइम हमने मशीनरी परचेज की उस टाइम पे जो हमने कॉस्ट पेमेंट की वही अमाउंट को हम उसमें लिखेंगे, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिंपली आपको वही पुराने टॉपिक से ही रिलेटेड है जो हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी से ही रिलेटेड है। सेम एग्जांपल इसमें भी हम लेंगे कि सपोज आपने आज कोई 1 लाख रुपीस की मशीनरी परचेज की, तो आप फिक्स्ड एसेट्स में, बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट्स में 1 लाख रुपीस ही शो करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू 50,000 हो जाती है, तो अब हम उसको लॉस करके 50,000 का लॉस हो गया ऐसा नहीं लिखेंगे। हम उसको कब लिख सकते हैं? सपोज अगर हमने 3rd ईयर में उसको जब मार्केट में सेल करने गए, वही सेम मशीनरी को मार्केट में सेल करने गए और हमें तब 30,000 रिसीव हो रहा है, और उस वक्त जब हम उसको एग्जीक्यूट किए, सेलिंग को एग्जीक्यूट किए, जब हम उस मशीनरी को सोल्ड आउट कर दिए, तब हमें 30,000 मिल रहा है। इसका मतलब है कि अब हम ट्रीट करेंगे कि 70,000 का हमें लॉस हो गया। पहले नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि तब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था, फ्लक्चुएशन हम रिकॉर्ड नहीं करते। जब हम उसको सेल आउट करेंगे तब जो हमें पैसे रियलाइज होंगे, इसका मतलब है कि हमें लॉस हो गया है 70,000 का। तो ये हुआ रियलाइज। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये तो आई होप हम लोग को बहुत अच्छे से बनता ही है। जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़े हैं वो पूरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। ये कहता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। अगर हमने कोई मशीनरी परचेज की इन कैश, तो इसका हमारे 2 साइड इफेक्ट होगा। जैसे कि एसेट्स इंक्रीज होगी, मशीनरी परचेज करने से एसेट्स इंक्रीज हो गई, और वही दूसरे साइड कैश में पेमेंट किया गया तो कैश डिक्रीज हो गया, तो एसेट्स इंक्रीज हुई और एसेट्स डिक्रीज भी हो गई। अब जो एसेट्स इंक्रीज हुई है वो मशीनरी की वजह से इंक्रीज हुई है, और जो एसेट्स डिक्रीज हुई है वो कैश पेमेंट की वजह से हुई है। तो ये हो गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का 2 साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि हर चीज को डिटेल में हमें मेंशन करना चाहिए या हर एक चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए। अब इसका मतलब ये हो गया, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसको बैलेंस शीट बनाने के जस्ट नीचे हमें फुट नोट में एज अ पॉइंट स्टेटमेंट वाइज में पूरी डिटेल्स लिख देनी चाहिए। ये बताता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई फर्म है और उससे रिलेटेड आपने कोई कॉपीराइट इशू हुआ है, मतलब आपने कोई कॉपीराइट परचेज किया था और उसको वॉयलेट हो गया है, वो कॉपीराइट वॉयलेट हो गया, अब इसको हम लोग डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी। तो इस चीज को डिस्क्लोज करना है तो इसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, तो इसको हम तो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द फुट नोट्स ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद फुट नोट में स्टेटमेंट फॉर्म में हम इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। ये बताता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, मतलब हर चीज को हमें डिस्क्लोज करनी ही है, वेदर दे आर इंपॉर्टेंट और नॉट। इसका कॉन्ट्रडिक्शन में 2 पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फुल डिस्क्लोजर जस्ट अपोजिट हो जाता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के। अभी हम मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, लेकिन हम अभी बता देते हैं। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के। ये कहता है जितने भी मटीरियल थिंग्स हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट
चीजें हुई हैं फर्म में, सिर्फ उन्हीं को ही लिखना है। जो इररिलेवेंट चीजें हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हर चीज को लिखना इज नॉट ए कंपलसरी। जो इंपॉर्टेंट फर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अभी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट हो जाता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के। तो आई होप ये आपको कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आई होगी, और यही क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। एक और इसका कॉन्ट्रडिक्शन है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से। अब ये सब तो हम अभी पढ़े नहीं है, तो हम तुरंत अभी समझा लेते हैं होता क्या। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमें जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको हमें पहले ही लिख लेने हैं। मतलब हमें पता है कि ये ऐसा लॉस हो सकता है, तो हम उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लें। लेकिन जो भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, कि जो भी प्रॉफिट होने वाले हैं उनको हम रिकॉर्ड ना करें, मतलब प्रॉफिट को इग्नोर करें और लॉसेस को रिकॉर्ड करें। ठीक, अब ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के जस्ट अपोजिट है। उसमें बोला गया है कि हमें हर चीज को रिकॉर्ड करना है, लेकिन कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को रिकॉर्ड करने हैं और जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये दोनों अपोजिट हो गया। तो आई होप ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो मटीरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर, और दूसरा हमने पढ़ा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग रियल ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, ना कि लीगैलिटी पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लैंड को परचेज किया, उस लैंड को आपने परचेज कर लिया, मतलब आपने लैंड परचेज की और उससे रिलेटेड आपने जो भी कैश वगैरह है आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो हम उसको कब रिकॉर्ड करेंगे? आज ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब वो लीगल फॉर्म में हमारे पास है। मतलब रजिस्ट्रेशन भी तो ट्रांसफर होता है, तो रजिस्ट्रेशन जब हमारे नाम पे होगी तब हम रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। जब वो चीज सब्सटेंस हमारे पास आ जाएगी, हमारे पोसेशन में आ जाएगी, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म मतलब लीगैलिटी को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम पहले सब्सटेंस को प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जब लैंड आएगी तब हम उसको एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब वो लीगली फॉर्म में हमारे पास आएगी तब। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी हमारे दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी फुल डिस्क्लोजर के टाइम पे पढ़ रहे थे, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसी को ही हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी कि जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, हर फर्म को एंटिसिपेटेड लॉसेस को ट्रीट करना चाहिए, मतलब उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, एंटिसिपेटेड का मतलब क्या है? मतलब आपको ऐसी उम्मीद है, सपोज एक एग्जांपल है, अगर आपके डेटर्स 10,000 है, जिसमें से आपको उम्मीद है कि 500 के डेटर्स से पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, तो आप उसको एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके आप पहले से ही 500 का एक रिजर्व बना करके रखिए। मतलब वो लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए आप पहले से एक रिजर्व बना के रखिए कि अगर वो 500 रुपए नहीं मिलते हैं तो हमारी फर्म को कुछ इफेक्ट ना हो। तो ये हो गया एंटिसिपेटेड लॉस, जो कि लॉस हो सकते हैं, उसको हम पहले से ही ऐसा ट्रीट करेंगे कि वो लॉसेस जब भी होंगे तो हम उससे रिलेटेड अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो इसका मतलब यही है, जितने भी लॉसेस है उनको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है कि इतना हमें उससे मिलने वाला है, तो उसको हमें एंटिसिपेट नहीं करना है। तो ये हो गया कंजर्वेटिज्म। इसी को ही हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आपको सिंपली यही बताता है कि जो भी चीजें मटीरियल थिंग्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उसी को हम लोग बिजनेस में लिखते हैं, ना कि इररिलेवेंट चीजों को भी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज हमारी फर्म जो है वो क्लोथ से रिलेटेड है, रेडीमेड क्लोथ्स हम सेल आउट करते हैं और इससे रिलेटेड हमारी फर्म है, लेकिन उसमें भी हमें पेन रिकॉर्ड करने के लिए पेन, रजिस्टर्स की जरूरत है, क्योंकि हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, रजिस्टर की जरूरत है। स्टेशनरी आइटम जितनी भी चीजें, आपको स्केल, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारा बिजनेस तो है क्लोथ, रेडीमेड क्लोथ सेल आउट करने का, तो हम ये जितने भी इररिलेवेंट चीजें हैं, रिलेवेंट है, लेकिन हम अलग से बुक्स में ऐसा नहीं लिखेंगे कि इतने के पेन आए, इतनी बुक्स आई, इसको हम अलग से ना लिख करके हम डायरेक्ट एक हेड बना देंगे, स्टेशनरी हेड, और स्टेशनरी में ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब जो हमारे लिए मटीरियल चीज है, हमारे लिए मटीरियल चीज क्या है, क्लोथ्स, तो क्लोथ्स पे हम फोकस करेंगे, ना कि पेन, पेंसिल, इरेजर, इन सब पर। तो उसको हम अलग से रिकॉर्ड करने से अच्छा है
उसको हम एक स्टेशनरी का हेड बना दें और उसमें हम लोग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करें। तो ये हो गए हमारे सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप ये आपको समझ में आओगे। अभी वेट करिए, अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेलिंग्स दी है और जाकर के आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राम परचेज्ड 100 स्क्वायर यार्ड लैंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री एंड पेड 7 लाख टूवर्ड्स इट्स कॉस्ट इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस। मतलब राम ने 100 स्क्वायर यार्ड का उसने लैंड परचेज की जिस पर वो फैक्ट्री क्रिएट करेगा और उसको उसने 7 लाख रुपीज़ में पेड किया है और उसको उसमें उसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पेड कर दिए। अब इसमें ये कहा गया है कि वो लैंड जो है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसकी वैल्यू गिर कर 1 लाख रुपीज़ हो गई है। नेक्स्ट लिखा है इसमें, राम रिकॉर्ड द लैंड एट 6 lakhs एंड बुक्ड एट अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज़। मतलब राम ने अब अपनी बुक ऑफ अकाउंट में लैंड की वैल्यू 6 lakhs कर दी एंड 1 लाख रुपीज़ का उसने लॉस लिख दिया है। तो यहाँ बस ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यहाँ पर वॉयलेट किया गया है, मतलब कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसी को हम लोग मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सेकेंड है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। थर्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। एंड द लास्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब जो फर्म की जो लाइफ है उसको हम लोग कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको बता रहा है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इन सब का, ये दोनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं, अपनी प्रैक्टिस को और इन्हांस करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल जा करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।